हेलो बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज देखा था और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने तीन प्रकार का एक्सपेंशन देखा था। लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक, यानी रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतनिक प्रसार। तीनों के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। फिर हमने इसके आधार पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सपेंशन पर कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में से एक था टाइम पीरियड, लॉस ऑफ टाइम पीरियड इन पेंडुलम। ठीक, एक था डेंसिटी का, लिक्विड का अपेरेंट और रियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था बायोमेटेलिक स्ट्रिप में। इन सबके लिए डिटेल में आपको पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक, जो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का लास्ट सेक्शन होगा। और उसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में भी देखेंगे। आज की क्लास के अंत में हम लोग मेंस के एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस नीट के करेंगे और अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए भी दो चार क्वेश्चंस करेंगे। यानी आज की क्लास हमारी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर के थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर के लिए लास्ट क्लास होगी और अगली वीडियो से हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोगों का द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी बॉडी। तो हम लोग जानते हैं, फ्लूइड में हम लोगों ने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डालते हैं, किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं या किसी गैस के अंदर भी डालते हैं, तो बॉडी पर एक वायंट फोर्स लगता है। उस वायंट फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वायंट फोर्स लग रहा है, यानी जो सडन फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है लिक्विड का, जो वर्टिकली अपवर्ड लगता है बॉडी में, लिक्विड के ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर लिक्विड के अंदर। ठीक, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल से देखा था, जिसकी क्लास पीछे वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल सकती है आसानी से। उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो हम ये देखते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी मटेरियल को, किसी मैटर पार्टिकल को हम लिक्विड में डालते हैं और उस केस में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट। ठीक है, जैसे सिंपल मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, कैसा भी फ्लूइड है, इसके अंदर अगर हमने क्या किया, एक कोई बॉडी को रखा, कोई भी बॉडी रखी, ठीक, हमने क्या किया, एक कोई मास रखा इसके अंदर। ठीक, तो इस मास के ऊपर एक फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और वही अपवर्ड फोर्स क्या कहलाता है? वायंट फोर्स या थ्रस्ट। तो वायंट फोर्स की वैल्यू होती है एज पर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कैसे निकालते हैं? वायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है? वेट ऑफ लिक्विड निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? तो वेट ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड के लिए हमको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी will be equal to the volume of the liquid displaced by the body। ठीक, या कह सकते हो कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू दैट वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। यानी बॉडी, अगर मान लीजिए इसको हम लिक्विड में डुबाएं, तो जितना पोर्शन ये लिक्विड के अंदर रहेगा उतने ही वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा।
तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वैल्यू खुद वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो इनसाइड होगा उसके इक्वल होता है, ठीक, इनटू जी। तो रो ऑफ एनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड और स्मॉल जी, ये क्या हो गया, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिसको हम सामान्यतः कह सकते हैं V इक्वल टू होता है रो वी जी, जहां रो मतलब रॉयल बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, V वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो इनसाइड है, मतलब टोटल बॉडी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उतने की बात करें जो इनसाइड है। अगर पूरी ही बॉडी अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सिंपली हो जाएगा। और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करें तो क्या होगा, और अगर हम बॉडी का ही टेम्परेचर चेंज करें तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो देखिए मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक, जिसका एट टेम्परेचर थीटा या एट टेम्परेचर थीटा वन, एट टेम्परेचर थीटा वन इसका वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया, सपोज करिए V, ठीक, क्लियर है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया सपोज करिए सिग्मा, हमने ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है, क्लियर हो गया। इस केस में थ्रस्ट कितना होगा, तो थ्रस्ट TH होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, पीछे की क्लास अभी जस्ट आपको होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी, ठीक, ये हो गया फर्स्ट केस। कितने टेम्परेचर पे, थीटा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या केल्विन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, मान लो टेम्परेचर चेंज किया, तो जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नए टेम्परेचर पर ऑब्वियस सी बात है लिक्विड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और बॉडी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ठीक, लिक्विड के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और बॉडी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो मान लीजिए कि लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और बॉडी की भी डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एट टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, अभी थीटा 1 था तो थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितनी हो गई, V डैश, नया वॉल्यूम हो गया V डैश, या V1 V2 भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए सेकंड केस है तो हम फर्स्ट केस के लिए V1 कर दे रहे हैं सारी वैल्यू, और सेकंड केस के लिए V2 कर देंगे। तो सेकंड केस का वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो गया, सिंपल सी बात है। सेकंड केस का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस का वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक, गामा किसका, ऑब्वियस सी बात है किसका, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, यानी किसका, बॉडी का। तो हम इसके लिए सिंबल लिख दे रहे हैं B, गामा B, ये हम लोग पीछे की क्लास में देख चुके हैं ये सब। अब ये हो गया V2। इसी तरीके से जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लिक्विड का डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो नई डेंसिटी हो गई मान लिया सिग्मा 2। तो नई डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, और ये गामा किसका है, लिक्विड का है, तो गामा ऑफ L कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें। इस केस में न्यू थ्रस्ट कितना हो जाएगा, तो न्यू थ्रस्ट हो जाएगा TH, सपोज करिए डैश कर लें या 2 कर दें, तो यहाँ अगर 1 करेंगे यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 1 कर दीजिए यहाँ 2 कर दीजिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आसान हो जाएगा। यहाँ थीटा 1 हो गया, यहाँ थीटा, यहाँ TH1 हो गया, यहाँ TH2 हो गया, थ्रस्ट 1 थ्रस्ट 2। तो थ्रस्ट 2 का फॉर्मूला कैसे आएगा, न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, न्यू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड स्मॉल g
न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, न्यू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है? अब अगर आपको जरूरत है तो इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो टी एच थीटा एट टेम्परेचर टी थीटा 2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर टी एच एट टेम्परेचर थीटा 1, यानी थीटा 2 टेम्परेचर का थ्रस्ट डिवाइडेड बाई थीटा 1 टेम्परेचर का थ्रस्ट इक्वल टू हो जाएगा, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन कर दीजिए तो V2 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई V1 सिग्मा 1 हो गया। V2 की वैल्यू तो V1 1 प्लस गामा, V1 1 प्लस गामा ऑफ द बॉडी इंटू डेल्टा थीटा, ठीक। और डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा डिवाइडेड बाय, देखिए V1 रहेगा ही रहेगा, नीचे का डेंसिटी सिग्मा 1 रहेगा ही रहेगा, और सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। ये हो गया आपका TH2 डिवाइडेड बाई TH1 का इक्वेशन। अब जो जो चीजें कटेंगी वो काट लेंगे, तो V1 V1 से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 1 से। सो TH ऑफ द सेकेंड केस डिवाइडेड बाई TH ऑफ द फर्स्ट केस इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस गामा ऑफ द बॉडी इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, ठीक। क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है, डेल्टा थीटा सेम है, 1 प्लस का फैक्टर भी सेम है, इसका मतलब डेल्टा गामा ऑफ बी और गामा ऑफ एल में डिपेंडेंसी है, डिपेंड करेगा कि थ्रस्ट बढ़ेगा या थ्रस्ट घटेगा। अब देखिए गामा बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, जबकि गामा एल इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। सिंपल, जब आप हीट करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉडी का वॉल्यूम बढ़ेगा और लिक्विड की डेंसिटी घटेगी, बॉडी की भी घटेगी डेंसिटी, लेकिन हमको लिक्विड की बॉडी की डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है, तो हम बॉडी की डेंसिटी यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं। सो थ्रस्ट 2 डिवाइडेड बाय थ्रस्ट इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। इन दोनों में जो ज्यादा होगा इफेक्टिवली उसकी वैल्यू का फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए गामा बी ज्यादा है, अगर गामा बी की वैल्यू ज्यादा है और गामा एल की वैल्यू कम है, तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे की वैल्यू कम होगी। उस केस में बॉडी का जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो ज्यादा होगा, और जब बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो TH2 की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक। सिमिलरली अगर बॉडी का, क्यों ऐसा है, बॉडी का बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज्यादा होने से थ्रस्ट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉडी लिक्विड के अंदर ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, उस केस में बॉडी का जो डेंसिटी है वो सॉरी बॉडी का जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो बढ़ेगा, और जब डिस्प्लेस्ड लिक्विड बढ़ेगा तो बुयांसी भी बढ़ेगी, क्यों, बिकॉज ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप सीधे आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप अप्रोच ध्यान रखिए कि थीटा 1 टेम्परेचर पे, थीटा 2 टेम्परेचर पे, फिर रेशियो कर देंगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थ्रस्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा रिलेटेड एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर से, यानी वाटर का एक एब्सोल्युटली अलग बिहेवियर होता है, विशिष्ट बिहेवियर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हो गया, देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है अपना अगला टॉपिक, एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिक्विड।
तो देखिए सॉरी एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए आमतौर पे हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ने की वजह से वो बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है और जब किसी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। ये बात सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, कि जब किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी घटती है। इस हिसाब से देखें तो किसी भी बॉडी का सॉलिड स्टेट में डेंसिटी उसी चीज के लिक्विड स्टेट की डेंसिटी से जनरली क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम पाते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है, पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। यानी पानी में अगर हमने आइस का कोई टुकड़ा डाल दिया तो वो टुकड़ा पानी के अंदर ऐसे इस तरीके से तैरता है, फ्लोट करता है। जबकि आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, उसे तो डूब जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक। एनामेलस वर्ड का हिंदी शब्द है असंगत। तो जल का असंगत व्यवहार, जल का असंगत व्यवहार क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सिंपल लॉजिक है कि किसी भी चीज को हीट करने से उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। वो पॉलीथीन वगैरह आप छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली किसी चीज की बात करें जनरल कंडीशंस में। जैसे आप ही वाटर ले लीजिए, सॉरी आप ले लीजिए कोई भी चीज, आयरन ले लीजिए, आप कोई और मेटल ले लीजिए, आप मिल्क ले लीजिए, ऐसी किसी चीज की बात करना है। वो पॉलीथीन की बात, पॉलीथीन हीट करने पे क्या होता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको स्पेशली फैलाया गया था बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। जब हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल इकट्ठा होता है, अब जब इकट्ठा हो गया तब आप हीट करके देखिए फिर फैलता है। पर उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग बात कर रहे हैं जनरली किसी सॉलिड या लिक्विड की हीट करने पर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है और इसलिए डेंसिटी घटती है। लेकिन वाटर के केस में, वाटर जो हायर टेम्परेचर पे होता है और आइस जो लोअर टेम्परेचर पे होता है, वो आइस वाटर के ऊपर तैरता है। इस बिहेवियर को कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी असंगत व्यवहार, जल का असंगत व्यवहार। अब ऐसा क्या होता है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या कि जब पानी होता है, जल, जल जब हम जल को मान लिए रूम टेम्परेचर पे वाटर लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर या 26 27 पर, तो रूम टेम्परेचर से अगर हम वाटर को हीट करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का वही बिहेवियर होगा जो जनरली किसी भी चीज का होता है। इसका मतलब है कि वाटर की डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। कहाँ, रूम टेम्परेचर से ऊपर। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर से नीचे लेकर के आ रहे हैं तो जैसे जैसे उसको हम कूल करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स घटेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होगा तो वॉल्यूम घटता जाएगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और डेंसिटी बढ़ते 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 सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो कहाँ होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो वाटर के केस में ध्यान रखिएगा, फॉर वाटर, जल के केस में डेंसिटी इज मैक्सिमम एट, डेंसिटी इज मैक्सिमम एट कितने डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। जल की डेंसिटी, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है कहाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके ऊपर जब हम उसे हीट करेंगे तो डेंसिटी घटेगी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से आगे
हायर टेम्परेचर के लिए वाटर का वही बिहेवियर है जो बाकी सभी चीजों का होता है, जिसका मतलब है कि हीट करने से डेंसिटी घटती है, ठीक है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आप कूल करेंगे तो 4 से 3 टू 0 पर आएंगे, तो अब ठंडा होने पे डेंसिटी बढ़नी चाहिए, जबकि वाटर की डेंसिटी ठंडा होने पे 4 से 3 टू 1 पर आते समय क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है, यानी बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डेंसिटी घटती है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस ऑन कूलिंग, density of water decreases, density of water decreases, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और डिक्रीज होने के नाते, डेंसिटी डिक्रीज होने के नाते वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, सो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आयतन बढ़ता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर है, जनरली वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो वाटर है इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे आप H2O जानते होंगे, हाइड्रोजन वाटर में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से वाटर दो तीन मॉलिक्यूल्स का क्या है, मिक्सचर है, जैसे H2O का है, H2O2 का है, ठीक। सिमिलरली जो वाटर है वो D2O का भी क्या है, मिक्स है, हैवी वाटर का भी क्या है, मिक्सचर है, क्लियर है। यानी जल कई सारे गैस, कई सारे फॉर्म्स का एक क्या है, मिक्सचर है। प्योर वाटर में भी जनरली हमारे पास सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि उसके साथ H2O2 का भी मॉलिक्यूल होगा, क्लियर है, ये बात समझ आई, देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्लियर है। तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, खुद H2O हो गया, H2 नहीं, H2O2 नहीं, H2O हो गया, H2O होल ट्वाइस का मॉलिक्यूल होता है, इसी तरीके से H2O होल थ्राइस का मॉलिक्यूल होता है। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो देखिए एक वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी होता है। कहेंगे सर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का क्या मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की इस लो टेम्परेचर पे, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल और नजदीक आ जाते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि बिटवीन 0 और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में मॉलिक्यूल्स के पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कई मॉलिक्यूल्स आपस में पास आके कुछ इस तरह का फार्मूला बनाते हैं, कुछ इस तरह का फार्मूला बनाते हैं, जिसकी वजह से 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जब यही चीज आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह पे ज्यादा टेंडेंसी मॉलिक्यूल का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर के कंपैरिजन में क्या होगी, वीक होगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक होगा
तो मॉलिक्यूल उतने टाइटली बॉन्डेड नहीं होंगे जितने कि इंटरमॉलिक्यूलर के केस में होते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिहेवियर है वो बिहेवियर सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से डेंसिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, आइस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के नाते, इंटर माने एक ही मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में, एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के लोन पे हाइड्रोजन के और उसी मॉलिक्यूल के लोन पेयर के बीच में जो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक, और इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और अगले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का लोन पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, और इंटर माने एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, यानी एक्स्ट्रा जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जिसमें जो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया था, उसके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के केस में लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टेंडेंसी ज्यादा होता है, जबकि आइस के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से कमजोर होते हैं, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहेंगे, इसलिए डेंसिटी कम होगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है, हाईएस्ट डेंसिटी होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, क्या पाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस ऑन हीटिंग, हीट करने पर डेंसिटी बढ़ने घटने की बजाय क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से ही हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी। क्लियर है, आई होप कि मैं आपको इस चीज को समझा पाया। अब इस एनामेलस बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है, मैंने वो आपको बता दिया कि आइस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की जगह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेजेस बड़ा सिंपल है। ऐसे जगहों पे जहां टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, यानी कि लगभग 0 से या 0 से कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने लगता है, मान लीजिए रैंडमली लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया इन्वायरमेंट का, ठीक, उस केस में आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी, और जब आइस जमना स्टार्ट होगा तो होगा क्या, जो आइस जमेगी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो जो आइस का लेयर बनेगा वो ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये आइस की लेयर मोटी होती चली जाएगी। कुछ टाइम के बाद ये आइस की लेयर इतनी मोटी हो जाएगी कि अंदर की तरफ जो वाटर है और बाहर की तरफ जो एटमॉस्फेयर है, इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज क्या होगा, रुक जाएगा। और हम जानते हैं कि जब तक कि आइस बन नहीं रहा है, बन नहीं जाता पूरा, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि लिक्विड इसके अंदर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, जबकि ऊपर का टेम्परेचर माइनस में भी चला गया है, और इसलिए एटमॉस्फेयर और वाटर के बीच में एक ब्लैंकेट का काम करता है ये आइस का लेयर, जिससे नीचे का पानी हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है और ऊपर का जो आइस लेयर है वो स्ट्रॉन्ग आइस लेयर एक ब्लैंकेट की तरह से काम करता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ 0 डिग्री सेल्सियस या उससे स्लाइटली ऊपर टेम्परेचर पे आसानी से रह पाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि एक्वेटिक लाइफ क्या रहती है, जिंदा है, आज तक जिंदा है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता।
एक चीज। दूसरा, इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर आप मैं कंप्लीटली फिल्ड, कोई मान लीजिए कोई बॉटल लिया, उसमें वाटर भर दिया और पूरा भर दिया और बॉटल बंद कर दिया, सील कर दिया और उसे फ्रीजर में डाल दिया, अब क्या होगा? फ्रीजर का टेम्परेचर लगभग -10 -15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉटल के अंदर भरा हुआ वाटर कूल होगा, कूल होगा तो फ्रीज होगा, फ्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा जगह कवर करेगा। अब क्योंकि बॉटल कंप्लीटली फिल्ड था, इसलिए जगह मिलेगी नहीं, तो आइस उस बॉटल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे लिए कई जगहों पे नुकसानदायक होता है। पाइप्स फट जाती हैं, जैसे क्या कह सकते हैं कि वाटर की जो वाटर पाइप्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें कि इंडिया में श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, उत्तराखंड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इन सब जगहों पे टेम्परेचर में, इस सब जगहों पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जैसे सियाचिन में अपने वहां होता है। ऐसे जगहों पे टेम्परेचर ज्यादा डाउन होने पर वाटर, जो पाइप के अंदर वाटर है, वो क्या होगा? वो क्या होगा? ठंडा होगा, और जब ठंडा होने लगेगा तो जमेगा, जमेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा जगह कवर करने के लिए पाइप को क्या करेंगे? फाड़ देंगे, तो पाइप क्या होते हैं? फट जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। कॉज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में एक टॉपिक था। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर को, यानी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर टॉपिक को पूरा अपनी तरफ से कवर कर लिया गया है। अब हम लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जो कह रहा है, इन ए यू शेप्ड ट्यूब मरकरी इज फिल्ड, its one end is at 0 degree Celsius temperature and the other end is at 100 degree Celsius temperature. The height of column is 60 centimeter on 0 degree Celsius side and 62 centimeter on 100 degree Celsius side. Find the volume coefficient of thermal expansion. देखिए ये एक मेथड है जिससे हम किसी लिक्विड का वैल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, ये एक अप्रोच है, मेथड है। तो पहले हम ये मेथड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक ट्यूब लेना है यू शेप का। इस यू शेप के ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, वो वाली लिक्विड भरेंगे जिसका वैल्यूमेट्रिक थर्मल कोफिशिएंट हमको निकालना है। तो मान लीजिए हमने भर दिया। अभी आपके केस में मरकरी है, कुछ भी भर सकते हैं आप, वाटर भर सकते हैं, अल्कोहल भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, केरोसिन भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। पर ध्यान रखना फ्लेमेबल चीजें नहीं यूज करनी है, अदरवाइज आग लगने का खतरा भी बनेगा। ठीक है, अब मान लिया ऐसे भर दिया। अब सिंपल, अगर इधर और इधर का टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों एंड पे बराबर बराबर लेवल आएगा। अब हमने क्या किया, इस वाले साइड को θ1 टेम्परेचर पे रखा, ठीक, और इस वाले साइड को थोड़ा हीट करके और इसका टेम्परेचर कर दिया θ2। बस में जैसे आपके क्वेश्चन में एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है और एक तरफ 100 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ, तो मान लिया हमने इधर θ1 कर दिया, इधर θ2, मान के चलना कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ऐसे केस में क्या होगा, ये लिक्विड एक्सपेंड करेगा, और जब लिक्विड एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड का जो हाइट का लिक्विड का कॉलम है, यानी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है, वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे रिफरेंस फ्रेम से ये वाली हाइट का वैल्यू है से h1, और इस साइड की जो वैल्यू है वो मान लीजिए है h2। ठीक है, क्लियर है। इस तरफ टेम्परेचर है θ1 और इस तरफ है टेम्परेचर θ2। इस तरफ सपोज करिए लिक्विड कुछ और है, मतलब लिक्विड के डेंसिटी कुछ और है, उस तरफ लिक्विड की डेंसिटी कुछ और है। तो क्या होगा या कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सिंपल सी बात है,
ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से टेम्परेचर प्रेशर आ रहा है, होगा कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है ये चीज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्लास में पूरा डिटेल में समझाया आपको। ऊपर से इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक वाला कंपोनेंट बराबर है। ये हाइट सेम लेवल पर है तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1, इस साइड का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H2, लेकिन डेंसिटी अलग अलग होगी। यहाँ डेंसिटी अगर हम रो 1 मान लें तो इस साइड की डेंसिटी हो जाएगी रो 2, ठीक है। तो जो चीज कॉमन है वो क्या है कि इस साइड के इस लेवल का प्रेशर और इस साइड के सेम लेवल का प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो P एटमॉस्फेरिक प्लस रो 1 जी H1 शुड बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो 2 जी H2, ठीक। P0 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इधर भी एटमॉस्फेरिक है और इधर भी एटमॉस्फेरिक, कैंसिल आउट हो गया। सो बचेंगे क्या, रो 1 जी और जी H1 और रो 2 जी H2। क्लियर है ये बात, ठीक। जी कॉमन है तो हमारे पास बचेगा रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2, ठीक। H1 H2 पता है हमको, रो 1 रो 2 नहीं पता है। तो रो 1 तो हो गया फर्स्ट डेंसिटी, मतलब डेंसिटी एट थीटा 1। रो 2 कैसे निकालेंगे, तो रो 2 निकाल सकते हैं डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर इज गिवन बाय डेंसिटी एट द इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू H2। ये हम लोग पीछे की क्लास में करके आए हैं और आज की क्लास में भी स्टार्टिंग में इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था। सो रो 1 कट गया, बचेंगे क्या क्या, H1 इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा इंटू H2। ये चीज इधर ट्रांसफर कर दिए तो हो गया H1 प्लस H1 गामा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू H2। ऑब्वियस सी बात है H2 ज्यादा है H1 कम है तो H1 को उधर भेज दिए। सो वी आर लेफ्ट विथ H1 गामा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू H2 माइनस H1। गामा इक्वल टू हो गया H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई H1 इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। बात समझ में आई, जिधर टेम्परेचर ज्यादा है उधर हाइट भी ज्यादा है, तो H2 हाइट ज्यादा माइनस हाइट कम डिवाइडेड बाय इनिशियल लोअर वाला हाइट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके गामा का क्या आ गया, एग्जैक्टली फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप इसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप इसको समझ सकते हैं, समझ लेंगे किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। H2 है 62 सेंटीमीटर, H1 है 60 सेंटीमीटर, तो ऊपर की तरफ बचा क्या 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई H1 है 60 सेंटीमीटर और चेंज इन टेम्परेचर है 0 से कहाँ 100, यानी कि डिफरेंस कितना है 100 का। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2/60 का मतलब हो गया 1/30 इंटू 100, यानी 1/3 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस SI यूनिट के साथ। तो गामा की वैल्यू आई 1/3 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लिख सकते हैं 0.333 बार 0.33 इंटू 10⁻⁴, जिसे हम लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, यानी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है बात समझ में, आप इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन देखिए, नीट का क्वेश्चन है, नीट 2015-16 के आसपास का क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998 kg per meter cube and at 40 डिग्री सेल्सियस इट इज 992 kg per meter cube. द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व 998 kg पर मीटर क्यूब है और 40 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व 992 kg पर मीटर क्यूब है। हमें आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, एट θ1 टेम्परेचर या एट θ1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और नया डेंसिटी हो जाएगा मास पर यूनिट नया वॉल्यूम डिवाइडेड एट टेम्परेचर θ2। और नया वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस 1 पर प्लस, या ऐसे कर सकते हो, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, जहां गामा क्या है, चेंज इन गामा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो अगर हमको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी हो तो नई डेंसिटी रो आ जाएगी m बाई वी 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा। m बाई वी को रो लिख सकते हैं, तो नया डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो गया रो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए गामा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, इसको इधर ट्रांसफर करिए। सो आ गया रो डैश प्लस रो डैश गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू रो, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। सो आपके पास आया रो डैश गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू रो माइनस रो डैश, रो माइनस रो डैश। रो क्या है, रो डैश क्या है, न्यू वैल्यू, और रो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखिए हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और लोअर टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रो डैश की वैल्यू मान लीजिए, इसमें से रो डैश रो किसको मानेंगे, तो θ1 दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, θ2 दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। θ1 पर डेंसिटी है रो यानी 998, और θ2 पर डेंसिटी है रो डैश यानी 998 का की जगह 992। सो आप गामा डैश गामा इंटू डेल्टा थीटा की जगह लिख सकते हैं रो बाई रो डैश माइनस 1, ठीक है। सो अब वैल्यू पुट कर दिए, गामा इंटू डेल्टा थीटा कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस यानी 20। रो की वैल्यू इनिशियल वाली यानी 998 और नई वैल्यू 992 माइनस 1, जिसको सॉल्व कर लिए तो गामा इंटू 20 इक्वल टू आया, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 6 बाई 992। सो गामा इक्वल टू आया 6 बाई 992 इंटू 20, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो नियर अबाउट कितना है, सॉल्व कर सकते हैं। 992 लगभग लगभग कितने के इक्वल है, 1000 के, तो 6 इंटू 20 इंटू 1000 अप्रोक्सीमेट कर दिए। अप्रोक्सीमेशन तभी करेंगे जब सही लगे, यहाँ पे आंसर को देखते हुए ध्यान दीजिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया 2 से काटे 6 को तो 3 इंटू 10 पावर 1 2 3 और 1 4 माइनस का 4, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 आंसर सही हो गया, क्लियर है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया हमारी तरफ से ये वाला, और वो नहीं याद करना चाहते तो ये याद कर सकते हैं। ये वैसे ये फॉर्मूला आपको पीछे की क्लास में भी मैंने आपको बताया, इसी क्लास में 2-3 बार यूज कर चुके हैं, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से, चाहे मान लीजिए गामा ना पता हो तो आपको अल्फा की वैल्यू दी रहेगी और गामा इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, जहाँ अल्फा लीनियर थर्मल कोफिशिएंट है।
लिक्विड का सिर्फ गामा एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा एग्जिस्ट नहीं करता, और सॉलिड का अल्फा बीटा और गामा तीनों एग्जिस्ट करता है, ये बात भी ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा है केसेट 2015 में, बहुत सिंपल सा सवाल है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम का स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, then its volume option A is increases, option B is decreases, option C is first decrease and then increases and then increases, और option D है that does not change। ध्यान रखिएगा कि हीट कर रहा है तो पहली चीज जो दिमाग में आती है कि किसी भी चीज को हीट करने से उसकी डेंसिटी घटती है, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग दूर होगा, मॉलिक्यूल्स आपस से दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा जगह कवर करेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो आपको लगेगा कि आंसर बी क्या है, आंसर ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज तभी होगा जब हीट करेंगे और ऑप्शन दिया हुआ है। पर ध्यान रखिएगा कि ये बात और किसी चीज के लिए सही हो सकती थी पर वाटर के लिए सही नहीं है। क्यों? वाटर को जब आप हीट करेंगे कहां से कहां, रेंज देखिए 0 से 4 के बीच में, 0 से 10 के बीच में 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे पहले वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और जब डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी पहले जब हम 0 से 4 तक जाएंगे तो वॉल्यूम पहले डिक्रीज होगा। हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो लोवेस्ट वॉल्यूम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी पहले डेंसिटी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और फिर इसके बाद इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन सी सही लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैं पुराना लाया हूं, 2023 अप्रैल का है, जेईई मेंस का, जब पेपर ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 2013 में। द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए ग्लास कंटेनर टू दैट ऑफ ए विस्कस लिक्विड kept inside the container is 1/4. The ratio of coefficient of volume expansion of a glass container, एक शीशे का कंटेनर है उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और उसके अंदर एक श्यान लिक्विड रखा हुआ है, श्यान द्रव रखा हुआ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है, 1:4। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का जो रेशियो है 1:4 है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड द लिक्विड ऑक्युपाई, कंटेनर के आंतरिक आयतन का कितना हिस्सा, कितना भाग शुड द लिक्विड ऑक्युपाई, द्रव को ऑक्युपाई करना चाहिए, भरा होना चाहिए, ताकि द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वैकेंट स्पेस, जो खाली जगह है लिक्विड के अंदर, विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर, उसकी वैल्यू सभी टेम्परेचर पे, सभी तापमान पर क्या हो, समान हो। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि एक कंटेनर है कोई भी शेप का, उसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो पूरा पोर्शन है वो खाली है अंदर से, है ना। कह रहा है कि क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, क्या होगा, क्या चीजें होने वाली हैं जब हम हीट करते हैं। तो हम लोगों ने पीछे लास्ट क्लास में देखा था, यानी कि पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम किसी कंटेनर को और लिक्विड को और कंटेनर को एक साथ हीट करते हैं तो कंटेनर भी एक्सपेंड करता है, लिक्विड भी एक्सपेंड करता है। हो सकता है कि दोनों का रेट ऑफ एक्सपेंशन सेम हो सकता है कि दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अलग अलग हो। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अलग अलग होगा तो या तो लिक्विड का लेवल राइज अप हो जाएगा या तो लिक्विड का लेवल फॉल डाउन हो जाएगा। और अगर दोनों का रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम है
तो लेवल रिमेन्स सेम। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस हमेशा खाली रहे। इसका बेसिक मतलब है कि जब हम हीट करेंगे तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ गया। लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दोनों का चेंज इन वॉल्यूम अगर सेम हो तो ये जो पोर्शन जो खाली है वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि स्टार्टिंग में था। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के। ठीक है, बात समझ में आई। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गामा ऑफ द कंटेनर और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, गामा ऑफ द लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चूंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो हो गया वॉल्यूम ऑफ। आपको अब ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड द लिक्विड ऑक्युपाई। यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के क्या फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कैसे आया? इस कंटेनर वाले को नीचे भेजे और राइट साइड पहले लिख लिए, इक्वल्स टू हो गया गामा ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय गामा ऑफ लिक्विड। और ये रेशियो हमें दिया हुआ है, गामा ऑफ कंटेनर और गामा ऑफ लिक्विड का रेशियो दिया है कितना, 1:4। तो ये 1:4, यानी आपको क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, बस सिर्फ कंसेप्ट लगाना था। क्लियर है? तो ये आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो आज की क्लास तक हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखे और लगभग हर टॉपिक से हमने एक एक दो करके क्वेश्चंस भी सॉल्व किया हुआ है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से वो आपको बाद में किसी वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अब के लिए हम लोग अपना अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आप पाएंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक, ये सब चीजों के बारे में। लैटेंट हीट क्या होता है, ठीक, लैटेंट हीट कितने प्रकार का होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी कितने प्रकार की होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इन सब में आपस में क्या कनेक्शन है, और कैसे दिन में हवा समुद्र से स्थल की ओर यानी जमीन की ओर चलती है और रात में स्थल से समुद्र की ओर चलती है, उनके पीछे क्या कारण है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली हर क्लास, हर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।